तो सबसे पहले जो बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बात होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। देखो, कभी भी अगर हमसे पूछा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, तो एंथैल्पी लास्ट क्लास में सिखा दिया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके मैम, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, है ना, आई से लिखते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom, बस स्टार्ट करा है। The amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे लिखा है वहां पे ऐसे भी ऐड कर सकते हो, टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम के लिए बात करें तो सोडियम कितना होता है? 11। तो यहाँ न्यूक्लियस होगा, ये पहला ऑर्बिट होगा, ये दूसरा ऑर्बिट होगा और ये तीसरा ऑर्बिट होगा। तो 281, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है। और बाहर कितना है? एक। सबसे लूजली बॉन्डेड कौन सा है? ये है। ये क्या है? मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे इसको निकालना है तो क्या होगा? चूंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करके रखता है। न्यूक्लियस अपनी तरफ कैसे करता है? अभी दिखा रहा हूँ बच्चे। अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन हमें इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है। सो वी हैव टू गिव एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से रिमूव करके बाहर लाया जाएगा। और जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो है 281 सोडियम था और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो Na+ बन गया और साथ में ये। तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी हमारी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी ये हमारी कैसी आएगी? इसका डेल्टा H होगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो आएगी पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट चेंज हम देखेंगे क्या होगा, अभी ऊपर का दिखा दूंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी कि ज्यादा होगी? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। यस, वेरी गुड। आयनाइजेशन एंथैल्पी increases
when we move from left to right, when we move from left to right in a period, because effective nuclear charge increases, और साइज क्या होता है बताओ? डिक्रीज। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना, एंड साइज सर डिक्रीज। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है याद रखना, बाकी चीजें और भी दिखाऊंगा। तो ये होती है एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि बोर्ड्स के जो अपने कॉलेज एग्जाम्स होते हैं इन सब में पूछी जाती है। सर हाँ सर आपने लास्ट क्लास में वो जो बताया था कि कटायन अनायन का एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, वो ढंग से समझा नहीं मेरे को। हाँ, इसलिए पूरा शुरू से पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोग ने ये पढ़ा हुआ है ना, तुम लोग से पूछा था मैंने क्लास के स्टार्टिंग में, बाद में जब पता चला कि तुमने पढ़ा ही नहीं था ये, है ना। सुनो, आयनाइजेशन तुम लोग ने सिर्फ एटॉमिक रेडियस तक पढ़ा था ना लास्ट क्लास के पहले, उसकी वजह से ये आधे बच्चों को बहुत फास्ट हो गया होगा। क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी सेम होता है, यस सेम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, सेम होता है। सर वो नीचे वाला स्टेटमेंट दिखा दो। तो इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग, समझ के पढ़ेंगे। आगे बढ़ा दें। हाँ, ये सदरियत, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आएगा ही ना। ओके, सुनो, दूसरी चीज क्या है? फैक्टर्स विच, अच्छा इसमें फैक्टर्स से पहले एक और लिख लेते हैं, ये क्या है, पीरियड में दिखाया हमने, इन्हें पीरियड क्या होता है, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, जनरली इंक्रीज करती है बिकॉज साइज जो है वो डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया जाए एग्जाम्पल के साथ, जैसे लिथियम है, यह है 2,1, सिमिलरली इसके जैसे आगे जाओगे तो बेरिलियम आएगा, तो 2,2। अब देखना इसका कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत क्या है, 2,1 2,2 है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम या बोरॉन का? तो बोरॉन का ज्यादा होगा बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम will be greater than ionization energy of lithium। ये हमको याद रखना है, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने हैं। सेकेंड चीज देखो, इसमें और भी जो भी रूल्स हैं वो मैं नीचे लिखूंगा। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो पहले, डाउन द ग्रुप जानोगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन
एंथैल्पी decreases decreases when we move top to bottom या down the group, top to bottom in a group because size increases, hence it becomes easier to remove electron. To remove by effective nuclear charge almost सेम रहता है, तो फर्क कहाँ पे आ जाता है? मान लो लिथियम है ये, तो एक होगा और उसके बाद दो होगा, तो ये लिथियम हो गया हमारा। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और एक बाहर, 2,1। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। सिमिलरली अगर नीचे वाला कोई देखें, मान लो सोडियम का 1, 2 और 3, तो देखिए ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल 3 है, इसमें 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ सब कहीं पे हैं, हाँ जी, यहाँ सब कहीं 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने, ज्यादा नहीं। अब इसको निकालने के लिए एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे ज्यादा सोडियम के केस में है, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पे थोड़े से कम है। Why it is directly related to Z effective? Z effective का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स। Z effective से इसलिए रिलेट कर रहा है, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Z effective का मतलब क्या है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी, उस पे कितना अट्रैक्शन लग रहा है। Z effective जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगेगा। Z effective जितना कम होगा उतना कम फोर्स ये इलेक्ट्रॉन पे लगा पाएगा। Z effective कहने का मतलब है ये कितना ज्यादा बॉन्डेड है, इसको जो है कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बांधा हुआ है। जितना कम फोर्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में कम होगी, उसको निकालना आसान होगा। तो ये बात है ना कि कौन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितने ज्यादा अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत कम फोर्स के साथ बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स बहुत कम है, तो उसको निकालना आसान है। सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए Z इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है। Z इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करता है। Z इफेक्टिव एक्चुअली क्या डिनोट करता है? अट्रैक्शन ऑफ, क्या डिनोट करता है? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स, ये डिनोट करता है। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है उस पे कितना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, ये Z इफेक्टिव बताता है। तो आप, आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि अगर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रख रहा है, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। जितना कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना निकालना आसान होगा। अच्छा, लिथियम सोडियम केस में Z इफेक्टिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बिल्कुल है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन Z इफेक्टिव तो सेम है, मतलब चार्जेस सेम है, बट डिस्टेंस किसमें ज्यादा है? डिस्टेंस सोडियम में ज्यादा है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के ऑफ डिस्टेंस। तो इसीलिए हम सिंपल से लॉजिक से बता सकते हैं कि जो साइज है उसको बढ़ाने पे हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये लाइन नोट करें, उसके बाद मैं एक दो फैक्टर्स और बताता हूँ। तो एक्चुअली इसको इसी पेज के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन लास्ट क्लास में मुझे शायद स्टेट पेज वाले याद आ गए थे, उनका मैंने ये सब करा दिया है। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। हाँ,
अच्छा ठीक है, वेरी गुड। नहीं मनीष, वो तुम्हें ऐसा लगता होगा क्योंकि हम हिंदी में बात करते हुए कम सुनते हैं ना लोगों को, तो वो जब बोला जाता है तो वो एक जैसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं ना, 2,1 है या 2,8,1 है, ये हम नंबर ऑफ शेल्स देख के इसमें बता रहे हैं। इसमें 2 शेल थी, इसके अंदर 3 शेल है, तो ये शेल के नंबर जो हैं इनके हिसाब से हमने बता दिया कि ओवरऑल साइज बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट सर वो हम्म, ऊपर नीचे ना थोड़ा सा वो वाला पॉइंट बाकी है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी नोट करो, मैं जब तक यहाँ पे लिख देता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। देखो लिखने के लिए इसमें हम 3-4 पॉइंट लिख देंगे, बट इनका बोर्ड्स के अंदर अभी यहाँ पे यूज है नहीं, 1-2 पॉइंट का। बाकी पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला जो है वो फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दूसरा जो चीज है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। साइज। हाँ, साइज इतना बड़ा होगी। तीसरा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी वो हमारी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर बट वो तो एक्चुअली साइज के अंदर आ जाएगा ना, कंफिग्रेशन की कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो उतना बड़ा एटम है तो। नहीं, अभी मैं सिखाऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें पॉइंट, स्टार पॉइंट लिखो, स्टार पॉइंट करके लिखना है क्या, हाँ जी, हाफ फिल्ड atomic orbitals are more stable than partially filled सबशेल्स या ऑर्बिटल्स लिख सकते हो, ठीक है, सबशेल्स। हाँ जी, यहाँ पे सबशेल ही लिख लो तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, सबशेल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड फुल्ली filled atomic orbitals are most stable। सबशेल्स करके ही लिख दे रहा हूँ मैं, आर मोस्ट स्टेबल, वो सबसे ज्यादा ही होते हैं स्टेबल। ये 2 लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 चीजें हैं, और 4th चीज जो है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनिंग इफेक्ट, डिपेंड्स ऑन दी, तो शील्डिंग इफेक्ट वाला आई थिंक जेड इफेक्टिव के अंदर आ गया है, तो इसको मैं अलग पॉइंट नहीं दे रहा हूँ नाम, और इसका यूज यहाँ पे होगा भी नहीं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जेई के अंदर पढ़ोगे, बोर्ड्स के अंदर वो है लेकिन यहाँ पे नहीं है वो। ये जो दोनों चीजें जो हैं वो हमारी पी ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी, बोरॉन फैमिली के अंदर, वहां पे हम पढ़ाते हैं उसको बोर्ड्स के लिए। जेई में जब जब ये पढ़ोगे चैप्टर तो यहाँ पे ही पढ़ाया जाएगा। तो ये जल्दी से तीनों पॉइंट लिखो, फिर इसके यूज देखते हैं हम लोग। तो पहले दूसरे का तो मैंने बता ही दिया है, तीसरा बचा हुआ है, उसकी वजह से कुछ एक्सेप्शनल वैल्यूज आती हैं, उनको मैं सिखाऊंगा।
सर डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो प्रतीक्षा सुनो, डाउन द ग्रुप डिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो बोल रहे हो ना तुम, वो जेड इफेक्टिव में सारा आ जाएगा। मैंने बताया ना डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव में कोई फर्क नहीं आएगा। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं ना, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालना है उस पे बात करी जा रही है। अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उससे तो जेड इफेक्टिव चेंज होगा। नोट्स तो शायद भेजे हैं मैंने। सुनो, जब हम नीचे जाएंगे ना, इधर ध्यान देना। चलो मैं फिर से एक बार इसको वापस लाता हूँ। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। अच्छा बताओ क्या यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बताओ क्या कांस्टेंट है बताओ। जेड इफेक्टिव। हाँ तो ये तो चार्ज वाला हमारा फैक्टर हो ही गया ना। अब हमारा जो फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चार्ज तो तुम बोल रहे हो जेड इफेक्टिव जो है वो तो Q1 हो गया, मान लो न्यूक्लियस का चार्ज, ये जेड इफेक्टिव इसका होता है। जो जेड इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि किस इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा है इसके लिए बोलते हैं। उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियस का चार्ज कितना है। जो अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जितना बाहर जाओगे उतना जेड इफेक्टिव कम होता जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे जेड इफेक्टिव जो है वो कितना है Q1। और डाउन द ग्रुप ये वैल्यू आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहती है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ये वैल्यू क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो फिर फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क आ रहा है Q2 तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो हर बार सेम ही है। जिस इलेक्ट्रॉन को देखना है इलेक्ट्रॉन का सबका चार्ज एक जैसा ही होता है। फिर तो डिस्टेंस बची ना, इसमें ये डिस्टेंस दूर है। जितना बड़ा एटम होगा उतना ज्यादा उसमें, यहाँ पे है किसी के अंदर 5-6 सेल हैं ऐसे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान लग रहा है मुझको। क्यों? क्योंकि फोर्स तो वो यहाँ पे जो लगाएगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसमें ज्यादा बाउंडेड है वो, इसमें कम बाउंडेड है। मतलब इसमें जो बाउंडेशन है, इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो ये फोर्स और आयनेशन एनर्जी दोनों एक जैसी होंगी, सेम ग्रुप एलिमेंट। तो हमें याद रखना है साइज के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है, गुड। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसको अगर किसी को नोट करना है तो लिख सकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ थर्ड वाले का एग्जांपल Mg और एल्युमिनियम आ जाएगा। तो ये सर थोड़ा ऊपर देखो ना। हाँ, ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला जो डेटा है ये लिख लो। थर्ड वाले का मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ। थर्ड वाले के एग्जांपल बहुत ही सॉर्ट आउट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके हाँ, द मोर स्टेबल द एटम, तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी नीड करेंगे। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मतलब जो, नोबेल गैसेस सबसे ज्यादा हाँ तो करेंगे नोबल ना। गैस का जो आयनेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में। अच्छा मतलब नोबल गैस में भी फिर सबसे ज्यादा किसका होगा आयनेशन एंथैल्पी? हीलियम का। हीलियम। हीलियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में हीलियम जो है उसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, सुनो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, आयनेशन एंथैल्पी
of second period elements. सेकेंड पीरियड में हमारे पास क्या है बताओ? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। तो अब तुमने जनरल रूल जो पढ़ा है वो क्या बोलता है? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयरेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ये तुमने पढ़ा है। बट देखो यहाँ पे चेंजेस जो है उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चेंज है और एक यहाँ पे चेंज है। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम is more than boron, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था तुम्हारे हिसाब से? किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? जो नॉर्मल रूल पड़ा है बोरॉन की, लेफ्ट राइट वाला। लेकिन चूंकि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, थर्ड पॉइंट जो आता है इसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो मैं तुमको समझाऊंगा कैसे याद रखना है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि रटना ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसानी के साथ इसको याद रख सकते हो। सर आयनस बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड हाँ रहता है ना एस हाँ ब्लॉक, हाँ, एस सबशेल, इसलिए। हाँ, तो इसकी वजह से होगा। अच्छा, ये कल भी पढ़ा था। वेरी गुड। तो द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम is more stable than boron। देखो यहाँ पे मैं इसको सिखाता हूँ बना के तुम्हें। बेरिलियम क्या आएगा? 1s2 2s। 2s2 तो देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है दोनों, 2s और 1s दोनों। हाँ जी। और बोरॉन का देखो 5 बोरॉन है, 1s2 2s2 2p1। अब देखना ध्यान से इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अकेला है और यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो कंप्लीटली फिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। वहां वहीं जो हाफ फील्ड होता सर है ये या वैसे ही जैसा हाँ क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में होता है। हाँ, क्रोमियम मैग्नीज में वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसका हाफ फील्ड हो जाएगा। वो वहां पर भी होता है डी ब्लॉक में। हाँ वो 2d5 हो जाता है। हाँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसके लिए देख रहे हैं? सेकेंड पीरियड के लिए, है ना। तो अब बताओ किसका ज्यादा स्टेबल है? इसका मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अच्छा बताओ जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है इसमें? बेरिलियम बोरॉन में। बेरिलियम बोरॉन में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है? बोरॉन। बोरॉन का ही ज्यादा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है। जेड सर एक इफेक्टिव और के ऊपर फैक्टर डोमिनेट है कर इधर, जाता है। हाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट। हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्टिव बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। जो 2s होता है वो अंदर होता है, 2p जो होता है जो बाहर होता है, तो वो भी इफेक्ट लगा सकते हो। लेकिन सारे इफेक्ट का जो जो पूरा निचोड़ है, जो एक रिजल्ट है, वो यही है कि जो हमारे पास बोरॉन है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ये बोलता है कि अगर मान लो सेम सेल है तो 2s वाला अंदर होगा और 2p वाला बाहर होगा। 2s जो है जैसे अगर हमने सेकेंड सेल बनाई, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड, तो सेकेंड सेल में अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं, मान लो यहाँ पे दिखाने हमको ऐसे, तो 2s अंदर होगा और 2p बाहर होगा। तो बताओ 2s ज्यादा अंदर है कि 2p ज्यादा अंदर? 2s। तो जो 2s होगा उस वो अंदर की तरफ होता है और 2p जो होता है वो किधर होता है? उसके बाद होता है। तो ये 2s 2p वाला भी यहाँ पे फंडा याद रखना है तुमको। तो तुमको सीधे सीधे ये याद रखना है कि जो 2p है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हाफ फील्ड नहीं है ना, तो फुल्ली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे पास 2p है इससे निकालना इसके रिस्पेक्ट में आसान होगा, क्योंकि 2p जो है वो 2s से बाहर भी होता है। तो कुल मिला के जेड इफेक्टिव यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पाया, उसकी जगह पे कौन सा डोमिनेट कर रहा है? इसकी जगह पे कौन सा डोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए हम याद रखेंगे
आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, ये दोनों इफेक्ट का यहाँ पे काम आता है। बेरिलियम बेरिलियम जो है इससे ज्यादा किसका नहीं है, बोरॉन का। मीन्स उल्टा साइन लगा दिया, बोरॉन। तो ये याद रखो, इसको नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। कहाँ से नोट करना बाकी था? अभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला बता देता हूँ, सुनो। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देख लो। सर नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है ना? हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या होगा, हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो नाइट्रोजन जो है ये 7 है, जबकि ये इसका जो जेड इफेक्टिव है कम है। जेड इफेक्टिव कम है कि नहीं बताओ? 1s2 2s2 और 2p3। जेड इफेक्टिव कम होने के बाद में भी इसका आयनेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है, काफी हाई होता है, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1s2 2s2 2p4। तो ध्यान से देखना, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा स्टेबल है, ऑक्सीजन का कि नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का। हाँ, ये पार्शियली फील्ड है। कैसा फील्ड है ये? पार्शियली फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, पार्शियली फील्ड जब ये होता है तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में दो है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी यहाँ पे होता है आपस में। आपस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफी आसान होता है, इसको बाहर निकालना इजी होता है, लेकिन यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ हो जाता है। तो चूंकि जेड इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो हमने जो नॉर्मली पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या था, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था। बट फैक्चुअली, फैक्चुअल का मतलब असलियत में ऐसा है कि ऑक्सीजन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन के अंदर स्टेबल है। तो आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ याद रखनी। जल्दी से नोट करो इसको। सबका नोट हुआ ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट है जिसको पूछ सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लिथियम पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? देखो, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ। पेनिट्रेशन इफेक्ट इसलिए तो नहीं बताया था मैंने आसान भाषा में ही तुमको बताया था, बट वो भी सही है। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कोई गलत चीज नहीं है, उसका आगे यूज होता ही रहेगा। जब हम लोग इनर्ट फेयर इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी पेनिट्रेशन इफेक्ट ही काम आता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कौन अंदर घुसा हुआ है। जैसे न्यूक्लियस के जो अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे न्यूक्लियस हमने एक पॉइंट बना दिया, हमने बोला कि इसके पास आना है, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, है ना। ऐसे ही एक पर्टिकुलर अगर हमारे पास क्या है, शेल है, तो उसके जो सबसेल्स होते हैं उसमें एस सबसेल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, वो अंदर होता है, पहले फिल होता है। उसके बाद चाहे फिर वो ऐसा भी है, अगर कोई बाद में फिल भी हो रहा है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है पेनिट्रेशन इफेक्ट को। एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा एस का होता है पेनिट्रेशन, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, है ना। कई बार होता है ना 3D पहले भर गया, 4s बाद में भरा, वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन वो एनर्जी के बेस पे हो रहा है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कौन अंदर की तरफ सबसिल होता है, कौन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, न्यूक्लियस के पास कौन सा ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है इस सबशेल का ज्यादा होता है।
हाँ जी, समझ गए? तो जल्दी जल्दी नोट करो इसको। सर ऐसा कुछ सर नियन थोड़ा और सा क्लोरीन में भी होएगा क्या? नहीं, देखो यहाँ मैंने दिखाया था ना, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। अब ऐसे ही बताओ, थर्ड शेल होगी, उसमें कौन कौन से सब शेल होंगे बताओ थर्ड वाले में, बोलो। 3s। 3 तो 3p सबसे और ज्यादा पेनिट्रेशन किसका है? 3s का, फिर 3p का, और उसके बाद किसका है? 3d का। इसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर एस सबसेल की सबसे ज्यादा है, सबसे अंदर धसा होता है और पेनिट्रेशन। शील्डिंग इफेक्ट भी इसका ज्यादा है ना सर? शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि वो अंदर है, जो जो ज्यादा शील्ड करेगा, तो उसके अंदर शील्डिंग पावर किसके हिसाब से देखते हैं? डिफ्यूजन के हिसाब से। एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे कम डिफ्यूज होते हैं, ऐसे ही पी के ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, डी के और भी ज्यादा डिफ्यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें तुमको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है? सर डिफ्यूजन इन दी सेंस क्या? मतलब जैसे जैसे तूने बोला ना कि ये एस सबशेल है, इस तरीके का है ना, तो इलेक्ट्रॉन एस में ऐसे स्फेरिकल होते हैं ना, तो ये डिफ्यूज मतलब कम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरते, ये कम जगह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा होगा एक जगह पे, ज्यादा जितनी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी उतना ज्यादा उसका क्या होगा? शील्डिंग होगी, पावर ज्यादा होगी शील्डिंग करने की, है ना? लेकिन जैसे डी में आओगे ना, डी में, तो डी क्या होता है? बहुत डिफ्यूज्ड होता है। मान लो कोई एक डी बना रहे हैं हम, ये वाला, तो ये जो डी है ना, ये काफी जगह जगह घेरता है। अगर ये एस है तो इतना बड़ा डी होता है। बताओ कौन सा ज्यादा डिफ्यूज्ड है? डिफ्यूज मतलब दूर दूर कौन सा है? फैला हुआ कौन सा है ना? किसके बीच में ज्यादा जगह है? तो उसके अकॉर्डिंगली डी वाला। हाँ, तो जो डी है ना, वो ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है। जो ज्यादा डिफ्यूज होगा उसकी शील्डिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो पढ़ाया था, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन से रोकना, वो कम हो जाएगा। एस वाला बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्क्रीन करेगा, जो डी वाला है वो कम स्क्रीन करेगा। एफ वाला जो है वो सबसे कम स्क्रीन करेगा। इसलिए बोला जाता है कि जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो स्क्रीनिंग पावर है वो बहुत कम होती है, ठीक है? तो चूंकि ये जो हमारा जो बोर्ड्स वाला होता है, इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ाया मैंने, ये डी एफ ब्लॉक में पढ़ाएंगे। बट जेई में तो बिना इसके पढ़े आगे बढ़ ही नहीं पाओगे उसमें, क्योंकि सवाल करने होते हैं ना, ये चीज है। तो वहां पे तुमको ये पढ़ाया जाएगा, है आसान, ऐसी कोई बात नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है बाहर वाले से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम करना, या न्यूक्लियस को आउटर इलेक्ट्रॉन से शील्ड करना, न्यूक्लियस को ऐसे कवर कर लेना, है ना, शील्ड कर लेना, ताकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसकी पावर जो है, अट्रैक्टिंग पावर, उसको नहीं ले पाए। इसीलिए तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, क्योंकि जो शील्डिंग कांस्टेंट था उसी का यूज किया था। जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या था? जेड माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा क्या था? शील्डिंग कांस्टेंट। जितना ज्यादा शील्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा सिग्मा की वैल्यू बड़ी होगी। इसलिए तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर शील्डिंग जो है काफी ज्यादा लगती है, बिकॉज अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे शील्ड करेंगे उसको। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, तो इसको शील्ड करने के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, और सबसे ज्यादा शील्डिंग किसकी होगी? जो जितना अंदर होगा। इस तरीके से रूल है ये, है ना? तो शील्डिंग का मतलब होता है, अच्छा हाँ, तो ये नोट हो गया सबका, पेनिट्रेशन पावर भी समझ गए हो, सर और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो सारा, बेरिलियम का जहाँ पे आपने लिखा था। हाँ हाँ, यहीं से नोट करना है, नोट कर लो यहीं से। तो ये टॉपिक इस तरीके का है, आसान टॉपिक है, बहुत ही याद रखने वाला, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, बहुत बोरिंग टॉपिक नहीं माना जाता है, अच्छा टॉपिक माना जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे बिना कॉन्सेप्ट के चीजें बदल जाएंगी, इसमें जो भी याद रखना है उसका रीजन है।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चूंकि आता है, ये हर पीरियड के लिए अलग है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो यही है, इनको एप्लीकेशन कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा ऐसा है। हाँ, कुछ पीरियड में ये इसमें ऐसा होता है कि एक चीज हर जगह नहीं लगती है, मतलब डोमिनेशन आ जाता है ना। अगर हमारे पास 3 चीजें हैं, जेड इफेक्टिव है, साइज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शील्डिंग है, तो हमें देखना होता है कि जो रिजल्ट है उस पर कौन सा अप्लाई हो रहा है। रिजल्ट पहले आ चुके हैं, जो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे बैठ रही है। इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डोमिनेट कर गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये डोमिनेट कर गया, यहाँ पे ये डोमिनेट कर गया, ऐसा। तो ठीक है, वैसे इसमें कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है कि तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, आसानी के साथ समझ सकते हो। अच्छा, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि शिफ्टिंग कितनी होगी। शिफ्टिंग इतनी होगी, एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा, एक प्लेस जो है वो सफल करेगा, एक प्लेस से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। सर ये सेम थर्ड पीरियड के लिए भी चलेगा क्या, इन्हीं के नीचे वाले एलिमेंट्स? हाँ, उनके लिए, सबके लिए चलेगा ये 2 आपस में चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, शिफ्टिंग पार्ट बता रहा हूँ अभी। ये सबका हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है, फिर दूसरी क्लास भी है तुम्हारी, मेरी भी दूसरी है। अच्छा, एक संडे को शायद तुम्हारी क्लास लगी होगी, है ना? सर संडे के पेपर क्लास के कब बारे में है? हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता? नहीं सर। नहीं, एक संडे को रखी थी ना, उस दिन ग्रुप पे तुम्हारा डाला गया था, याद करो, ग्रुप पे लिखा गया था। टाइम नहीं लिखा है, बट ये तो लिखा है क्लास हाँ सर में। बोला है कि रीशेड्यूल करेंगे, बट हम लोग को डेट वेट कुछ बोला हाँ नहीं वही है। डेट नहीं पता है। अच्छा, डेट दी, ठीक है, वो तुम आज पता चल जाएगा अगर स्लॉट खाली होगा उस। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लिख लिया ना। देखो अब शिफ्टिंग देखो, अभी इसको हम फिर से लिखते हैं, ये है, तो कौन सा शिफ्ट हुआ है, ये इसकी जगह पे आया, ये इसकी ऐसे हो गया, ये यहाँ है और ये यहाँ है, एक ही पॉइंट शिफ्ट होता है। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जब बात करते हैं तो हमेशा हम एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं, ज्यादा नहीं शिफ्ट करते हैं। तो लिथियम सबसे कम होगा, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन। ज्यादा शिफ्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव अच्छा खासा ज्यादा है, तो वही डोमिनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ठीक ठाक है तो तुम बिल्कुल आगे चले जाओगे, ज्यादा जंप नहीं करता, एक प्लेस की शिफ्टिंग होती है। अब चूंकि ये सब प्रैक्टिकल डेटा है तो हम लोग क्या करते हैं, बस कॉन्सेप्ट से उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर आंसर आया तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, नहीं, प्रैक्टिकल डेटा से सपोर्ट करेंगे उसको। तो ये हमारा आंसर आ गया आयनेशन एनर्जी का। तो ये हमारा पूरा एक सेकेंड पीरियड के अंदर ये चलता है। लिथियम है, फिर बोरॉन है, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड नियॉन। ये तुम्हें याद रखना खाली होगा। हमने 2p और 2s 2p और 2s की बात की है ना, तो जो आगे वाले s और p है उनमें भी होता है। हाँ, उनमें भी होता है, जैसे इसके जो नीचे होगा, जैसे यहाँ सोडियम है तो यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ कार्बन की जगह सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो सल्फर बन जाएगा, ये फास्फोरस बन जाएगा, ये क्लोरीन बन जाएगा और ये आर्गन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चलेगा, आयनेशन एनर्जी में इतना भी ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज तुम्हें और पढ़ाई जाएगी आगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जिसका नोट नहीं हुआ है, और हम लोग संडे की क्लास में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 टॉपिक कवर हो जाए एक दिन में, क्योंकि तुमने ये पहले पढ़ा नहीं था और बहुत सारे बच्चों के क्लास में हुआ भी नहीं, जेई में कुछ ही बैचेस में हुआ है,
तो इसको नोट कर लें और ये ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा नोट्स, क्योंकि कई सारे बच्चे को नोट्स चाहिए होता है। क्या है आज 30 होगी। हाँ अभी भेज दे रहा हूँ, वो सेव कर लिया ना। अच्छा खुशी, ठीक है। अब शिफ्टिंग पार्ट तो रिपीट कर दिया ना? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। तो ये सब डेटा है जिसको याद करना पड़ता है, समझना है, कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, है ना। ये कुछ फैक्टर यहाँ पे हमने तुमको बोल के बोला है कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर और भी हैं, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट है, शील्डिंग है, वो उतना काम का नहीं है, उसको हम लोग बोरॉन फैमिली में पढ़ेंगे जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं उनको पढ़ा दूंगा, जब तक तुम और भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके होगे। चलो ये अभी तुम्हारी और भी क्लासेज हैं, तो मीटिंग एंड नहीं कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। चलो ये मैम है नहीं शायद से इसमें, है ना। है सरोन। अच्छा है। चलो बाय एवरीवन, ओके। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे।